हाँ जी, कल क्या पढ़ा था? क्या पढ़ा था कल लास्ट? हंसी आ रही है। आर्थिक स्थिति काय की आर्थिक स्थिति? आर्थिक शुरू किए थे यहाँ से? अच्छा, मतलब आर्थिक स्थिति। अच्छा, पिछले बार सामाजिक स्थिति हो गई थी। ये बार रिवीजन कर ले। क्या पढ़ा था? क्या पढ़ा था? हाँ, पहले सबसे पहले क्या पढ़ा था? यहाँ का मुख्य व्यवसाय क्या था उत्तर वैदिक काल का? कृषि था मुख्य व्यवसाय। अच्छा, पशुपालन करते थे क्या? प्रिय पशु कौन कौन से थे? गाय और घोड़ा इनके प्रिय पशु थे। अच्छा, यहां से और क्या क्या पढ़ा था हमने? आर्थिक से और क्या क्या पढ़ा था? क्या मिलता है? कृषि स्टार्ट की थी। अच्छा, और इसके अलावा जो अथर्ववेद है ना, इसके अलावा कौन सा ब्राह्मण साहित्य जिसमें कृषि के साक्ष्य मिलते हैं? सतपथ ब्राह्मण में। अच्छा, सतपथ ब्राह्मण का एक चैप्टर था काटक संहिता। उस काटक संहिता में क्या मिलता है? हाँ, एक ऐसा हल था जिसको 24 बैल खींचते थे ना, जैसे नॉर्मली तो एक ही खींचता है, तो उसमें 24 खींचते थे। फिर हम देखा था पशु पालन भी करते थे, जिसमें से एक तो गाय और घोड़ा प्रिय पशु था। इसके साथ हमने ये भी देखा था कि इस समय तक आते आते अधिशेष उत्पादन होने लग गया था कृषि में। अधिशेष उत्पादन होने की वजह से मार्केट स्थापित होगा, व्यापार वाणिज्य स्थापित होगा। उस व्यापार वाणिज्य की वजह से शहरों की स्थापना होगी, यानी कि शहरी संस्कृति का विकास होने लग गया था कृषि में अधिशेष उत्पादन होने की वजह से। फिर हमने यहाँ कुछ उद्योग के नाम देखे थे, जैसे कपड़ा उद्योग था, कागज उद्योग था, चमड़ा उद्योग था। ये सब उद्योग में यहाँ मिलने लग गए थे। इसके अलावा क्या पड़ता था यहाँ पर? मुद्रा विनिमय चलता था क्या? मुद्रा प्रचलन थी क्या? नहीं थी। अच्छा, फिर क्या था? वस्तु विनिमय था। किससे होता था वस्तु विनिमय? गाय और निष्क नाम का एक गले का जो आभूषण था उससे होता था। और क्या पड़ा था? हाँ, इसके प्रथम साक्ष्य कहां से मिले थे? अतरंजी खेड़ा यूपी से। और क्या पड़ा था? धार्मिक स्थिति पड़ी थी। अच्छा, धार्मिक स्थिति। अच्छा, तो यहाँ पर कौन कौन से सिद्धांत मिलते हैं धार्मिक स्थिति देखा जाए तो? बहुदेवा, तीनों के तीनों में साक्ष्य यहाँ पर मिलते हैं। यहाँ के प्रमुख देवता कौन कौन से थे? ब्रह्मा विष्णु। और ऋग्वेदिक काल में कौन से थे? इंद्र, अग्नि और वरुण। उन तीनों का स्थान क्यों ले लिया था? ब्रह्मा विष्णु महेश ने ले लिया था। अच्छा, इसके बाद क्या पढ़ा था इसमें? निर्गुण भक्ति का प्रचलन था। निर्गुण सब लोगों मैंने समझा दी थी। अच्छा, ये ज्ञान मार्ग पर ज्यादा बल देते थे, कर्मकांड पर ज्ञान मार्ग पर ज्यादा बल देते थे। अच्छा, और क्या पढ़ा था यहाँ पर? यहाँ पर मूर्ति पूजा और मंदिर थे क्या? नहीं थे ना प्रचलन में मूर्ति पूजा। क्यों नहीं थी मूर्ति पूजा? क्योंकि निर्गुण भक्ति करते, इसलिए मूर्ति पूजा का साक्ष्य में नहीं देखने को मिलता। अच्छा, और क्या पढ़ा था? जटिल हो गए थे। क्यों हो गए जटिल? हाँ, जनेऊ धारण नहीं करते थे, और जो यज्ञ में बैठने की अनुमति थी ओनली ब्राह्मणों को और क्षत्रियों को थी, इसलिए वो जटिल हो गए थे। लेकिन ऋग्वेदिक काल तक सभी को अनुमति थी, कोई भी यज्ञ कर सकता था। अच्छा, उसके बाद ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इन तीनों को द्विज कहते थे। द्विज कहते दोबारा जन्म लेना, द्विज में जनेऊ धारण करते इसलिए द्विज बोलते थे। अच्छा, और क्या पढ़ा था? धार्मिक क्या पढ़ा था? हाँ, जादू टोना में विश्वास करते थे ना। हाँ सर, कितना पढ़ा इसमें? फिर नोट लगाए थे मैंने। नोट में संस्कार पढ़े थे और विवाह पढ़े थे। हाँ, तो संस्कारों का उल्लेख कहाँ मिलता है? हाँ, सबसे पहले किसने संस्कार दिए थे? सब बताए थे। कितने? 16। अच्छा, तो 8 के नाम तू बताएगा, 8 के नाम ये बताएगी। तो स्टार्टिंग के कौन बताएगा? तू बता दे स्टार्टिंग के या लास्ट के बताएगी? सर पहले उसे पूछता तो मैं टिक लूंगी, है ना? बता तो बता। हाँ, और उसके बाद कौन सा? हाँ, सीमांत है। हाँ, और श्राद्ध, नामकरण, निष्कर्मण, चूड़ाकरण में अन्नप्राशन, हाँ, प्रिंस बताना,
हाँ, वेदारंभ नहीं, विद्यारंभ होगा। पहले विद्यारंभ तो उपनयन से पहले ना। हाँ, हाँ, कैसा हाँ सही बोल रहे हो। समावर्तन। हाँ, हाँ, काम का नाम है ना। अब 8वें के नाम तो 16 के 16 का नाम तू बता, स्टार्टिंग से बता। चल उन 3 संस्कार को नाम बता जो जन्म से पहले होते हैं। कल क्या किया था घर पे? हैं? कल घर पे क्या किया था? बोल बोल बोल। पढ़ाई नहीं की? क्यों? मना कर देता मम्मी पापा ने, भाई आज बेटा पढ़ना नहीं, पढ़ जाएगी तो नौकरी लग जाएगी, फिर नौकरी लग जाएगी तो कमा के देगी हमें, हमारी सेवा करने लग जाएगी फालतू। हैं? बता याद क्यों नहीं है? हैं? इसलिए आते कि तो यहाँ पर कल कितना टाइम बताया मैंने यहाँ पर, सारे एक एक डिटेल से बताए थे, इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है। सीमांत तो नहीं था वो, गर्भाधान, पुंसवन और सीमांत नहीं, तीनों से संस्कार जन्म से पहले किए जाते हैं। और फिर मैंने इसमें इंपॉर्टेंट 2 और बताए थे कि एक तो आप उपनयन संस्कार याद रखना और एक समावर्तन संस्कार याद रखना। उपनयन संस्कार के बाद तो आपकी शिक्षा स्टार्ट होती है, यानी आप गुरुकुल में जाते हो, और समावर्तन के साथ वो समाप्त होती है। ये 2 इसलिए इंपॉर्टेंट याद रखना है, ठीक है। और 3 याद रखना, 5 टोटल 5 याद रखना। मोस्टली क्वेश्चन 5 से ही पूछता है, और बाकी से तुम्हारी किस्मत। अच्छा, इसके बाद विवाह पढ़े थे। अच्छा, विवाह का उल्लेख कहाँ मिलता है? 8 प्रकार के विवाह है। 8 प्रकार कितने विवाह, इनका उल्लेख कहाँ मिलता है? किससे बताया गया है कि 8 प्रकार के विवाह है? बताओ, तुम तो कल पढ़ाई नहीं, तू बता। मनुस्मृति में, मनुस्मृति में बताया गया है कि विवाह कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के विवाह होते हैं। इनको हमने 2 भागों में डिवाइड किया था, प्रशंसनीय विवाह और निंदनीय विवाह। प्रशंसनीय विवाह है 4 प्रकार के। प्रशंसनीय विवाह का नाम तो बताते हैं, वो भी नहीं पता। तुम बता प्रशंसनीय विवाह कौन से? आर्य नहीं था, आर्स था। हाँ, और ये थे 3 ही हुए थे, 4 हो गए क्या? ब्रह्म, आर्स, देव, प्रजापति, ये 4 विवाह तो ऐसे हैं जिनकी हम प्रशंसा कर सकते हैं ना। अच्छा, फिर निंदनीय विवाह कहे थे, कौन कौन से थे? तो ये बताइए, तो नहीं बताइए। राक्षस, असुर, पिशाच और गंधर्व, ये 4 प्रकार के ऐसे विवाह जिनकी हम समाज में निंदा करते हैं ना, इनको सही नहीं मानते। ठीक है, इतना बड़ा था ना। ये हो गया आपका वैदिक काल कंप्लीट, जिसमें हमने ऋग्वेदिक काल पढ़ लिया और उत्तरवेदिक काल पढ़ लिया। देखो, सबसे पहले हमने स्टार्ट किया सिंधु घाटी सभ्यता, फिर स्टार्ट किया हमने वैदिक काल, है ना, हम उसके क्रम के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। अब स्टार्ट करेंगे हम महाजनपद काल, इसके बाद महाजनपद स्टार्ट होते हैं। हेडिंग लगा लो, नेक्स्ट चैप्टर है अपना महाजनपद काल। तुम तेरी कॉपी ले लिए टेस्ट की? इसकी कॉपी कौन सी ले? हैं? नंबर बोलूंगी, देख लिया लगा। महाजनपद काल, इसके आंसर बताने क्या? इनके आंसर बताने क्या? नहीं बताने? बताओ तुम। तुम मेरे से मेहनत नहीं करवाते। महाजनपद काल, देखो सिंधु घाटी सभ्यता का टाइम पीरियड कितना था? 2600 से 1900। और वैदिक काल का, वैदिक काल का टाइम पीरियड कितना है? 1500 से 600 BC। वो तो है 2600 से 1900, या कहीं कहीं 1785 मिलता है, लेकिन 1900 जो नई एनसीईआरटी है उसमें 1900 बताया गया है। और इसका मिलता है वैदिक काल का 1500 से 600 BC। महाजनपद काल का मिलता है हमें 600 से 322 BC, है ना। इसका टाइम पीरियड कितना है? 600 से 322 BC। अब देखो, जो ऋग्वेदिक काल है ना, उस ऋग्वेदिक काल में जो राज्य होते थे, आज तो हम इन्हें राज्य बोलते हैं, लेकिन ऋग्वेदिक काल में इन राज्यों को बोलते थे जन। ऋग्वेदिक काल में क्या बोलते थे? जन बोलते थे इन राज्यों को, आज जिसे हम राज्य बोलते हैं।
ऋग्वेदिक काल के बाद टाइम पीरियड आता है उत्तर वैदिक काल। इस उत्तर वैदिक काल में ये जो जन थे, जन आपस में मिलकर एक बड़ी इकाई का निर्माण करने लग गए थे। और जब 2 जन या 3-4 जन आपस में मिलकर एक बड़ी इकाई का निर्माण कर रहे थे, तब उन्हें बोलने लगे थे जनपद। तो उन्हें क्या बोलने लगे थे? जनपद। जन मिलकर जनपद का निर्माण कर रहे थे, और कई सारे जनपद, एक या एक से अधिक जनपद आपस में मिलकर, चाहे से वो संधि के माध्यम से मिले, चाहे युद्ध के माध्यम से मिले, कैसे भी मान लो, कैसे भी मिलकर जो जनपद जिस इकाई का निर्माण कर रहे थे उसे बोलते हैं हम महाजनपद। तो ये 600 से और 322 बीसी तक यहां आने लगे थे महाजनपद। यानी कि ऋग्वेदिक काल में तो जन थे, उत्तर वैदिक काल में जनपद आए, और 600 से 322 बीसी तक आए महाजनपद। और इसलिए इस टाइम पीरियड को बोलते हैं हम महाजनपद काल। ये पूरा टाइम पीरियड कहलाता है महाजनपद काल, क्योंकि इसमें महाजनपदों का उल्लेख या इनका जो निर्माण है वो होने लग गया था। महाजनपदों की संख्या कितनी बताई गई है, इसकी संख्या से लेकर क्वेश्चन पूछता है मोस्टली। मैं पहले क्वेश्चन बता दूं कि महाजनपदों के क्वेश्चन कैसे आएगा। मोस्टली जो क्वेश्चन है, हालांकि जो इसकी नॉर्मल सी जानकारी तो भी देंगे, लेकिन इनके बारे में क्वेश्चन पूछता है। एक तरफ दे देंगे महाजनपद, एक तरफ देंगे उनकी राजधानियां, और मिलान करवाएंगे। 99% क्वेश्चन यही आता है, राजधानी से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछता है। और इसके बारे में, महाजनपदों के बारे में जो कोई अलग जानकारी भी मैं अभी शेयर कर दूंगा, तो ज्यादा नहीं पढ़ना, केवल एक तरफ लिखनी क्या, महाजनपद, और एक तरफ राजधानी, और उनके बारे में कोई विशेष बात होगी तो मैं तुम्हें वहां बता दूंगा। और फिर इनमें जो आगे वंश आएगा, क्योंकि इसमें तुम 16 महाजनपदों के बारे में देखेंगे। दूसरा, इसमें मगध का एक जनपद है, मगध, जो आज का बिहार है ना अपना, उसको पहले मगध बोलते थे। तो उस मगध का उत्थान होता है, मगध पावरफुल बनता जाता है धीरे धीरे, उसके बारे में देखेंगे। मगध में कौन कौन से वंश आए, किन्होंने राज किया, उसके बारे में देखेंगे। और इस समय, इसी महाजनपद काल के समय एक धार्मिक क्रांति हुई थी, जिसमें बौद्ध धर्म और जैन धर्म का उदय हुआ था, वो चीजें देखेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर पहली बार फारसियों का यानी ईरान से आक्रमण होना स्टार्ट हो गया था, वो देखेंगे। और सबसे पहले हम देखेंगे ग्रीक आक्रमण, जिनको यूनान बोलते हैं ना, उस ग्रीक आक्रमण होता सबसे पहले सिकंदर का। सिकंदर का जो ओरिजिनल नाम था वो था अलेक्जेंडर, है ना, उस अलेक्जेंडर को बोलते हैं सिकंदर। तो उसका आक्रमण होता। तो इन सब की जानकारी के बारे में देखेंगे हम इस वाले टाइम पीरियड में, है ना, 600 से लेकर 322 बीसी वाले में, ये सब पढ़ेंगे इसमें। तो मैंने कहा कि महाजनपदों थे 16। ये कौन बोल रहा है? मैं बोल रहा हूं? नहीं, मैं नहीं बोल रहा, ये कोई और बोल रहा है। देखो, 16 महाजनपदों थे, इसे हमें 3 जगह से जानकारी मिलती है। 2 तो बौद्ध साहित्य है, जो बौद्ध धर्म के साहित्य ना, वो है 2। उन 2 बौद्ध साहित्यों से हमें जानकारी मिलती है कि जो महाजनपद थे वो कितने थे? 16 थे। कौन कौन से बौद्ध साहित्य हैं? एक है अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय का नाम, निकाय नाम का एक साहित्य है जो बौद्ध धर्म का है। उस बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय साहित्य में 16 महाजनपदों का नाम उल्लेखित है। इसी प्रकार बौद्ध धर्म का एक और साहित्य है खुद्दक निकाय। इस खुद्दक निकाय में भी हमें इन 16 महाजनपदों का उल्लेख देखने को मिलता है। 2 बौद्ध धर्म के साहित्य हो गए, अंगुत्तर निकाय और खुद्दक निकाय। एक जैन धर्म का साहित्य है, क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि इसी समय धार्मिक क्रांति होने लग गई थी, और धार्मिक क्रांति में 2 धर्मों का उत्पन्न हुआ था या विकास हुआ था, उद्भव हुआ था, जैन धर्म और बौद्ध धर्म। तो इनके साहित्य में इनके बारे में जानकारी है समकालीन। तो इन्हीं साहित्यों में हमें इन 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। जो जैन धर्म का साहित्य है वो है भगवती सूत्र। भगवती सूत्र यानी कि इन 16 महाजनपदों का वर्णन हमें कहीं मिलता है तो इन 3 साहित्यों में मिलता है। 2 बौद्ध धर्म के हैं, अंगुत्तर निकाय, खुद्दक निकाय, और एक जैन धर्म का है भगवती सूत्र। इसके अलावा एक पुस्तक है, मैंने लिखा है तुम्हें शायद, व्याकरण की एक प्रसिद्ध पुस्तक है पाणिनि की। नाम बताओ उसका, पीछे पीछे बैठा हुआ बताएगा। पाणिनि की व्याकरण की एक सबसे प्राचीन पुस्तक, उसका नाम बता 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 फिर भी बताओ, मैंने कहा लिखा है? नहीं पता? वेदांग पढ़ाए थे मैंने, 6 वेदांग बताए थे।
शिक्षा, व्याकरण, ज्योतिषी, छंद, कल्प, निरुक्त, ये सब बताए थे ना। जिसमें से व्याकरण की सबसे प्राचीन पुस्तक बताई थी मैंने, पाणिनि का अष्टाध्याय। पाणिनि ने एक पुस्तक लिखी थी अष्टाध्याय, और इस अष्टाध्याय में 40 जनपदों का उल्लेख मिलता है। इस अष्टाध्याय में 40 जनपदों का उल्लेख मिलता है। 2018 में होता था फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम, उसमें क्वेश्चन आया हुआ था। फर्स्ट ग्रेड का जो हिस्ट्री का ऑप्शनल पेपर होता है, हिस्ट्री सब्जेक्ट का, उसमें ये क्वेश्चन था कि किस साहित्य से, किस पुस्तक से हमें 40 जनपदों का उल्लेख मिलता है। कौन सी है? पाणिनि के अष्टाध्याय से 40 जनपदों का उल्लेख मिलता है, जबकि इन तीनों साहित्यों से हमें इन 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। जो ये महाजनपद काल था ना, ये महाजनपद काल भारत की दूसरी नगरीय सभ्यता मानी जाती है। दूसरी नगरीय सभ्यता। तो पहली कौन सी है? सिंधु घाटी। पहली कौन सी है? सिंधु घाटी सभ्यता है। अब ये नगरीय, देखो पहले थी सिंधु घाटी सभ्यता, जो शहरी थी, विकसित थी, डेवलप्ड थी। लेकिन जो ये आई थी ना वैदिक सभ्यता, वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। कैसी थी? ग्रामीण। और मुझे एक बात ये समझ में नहीं आई कि जब वैदिक सभ्यता आई तो इससे पहले सिंधु घाटी सभ्यता यहाँ रह गई थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग शहरी थे, डेवलप्ड थे, सब कुछ विकास हो रहा था उनका। लेकिन फिर भी उसके बाद जो लोग स्थापित हुए वैदिक काल में, आर्य लोग, ये आर्य ग्रामीण थे, इतने विकसित नहीं थे। क्यों भाई? इससे पहले जो लोग रह गए उनकी संस्कृति शहरी थी, उनकी सभ्यता नगरीय थी। उसके बाद जो लोग आए वो ग्रामीण थे। ऐसा क्यों? और जबकि दोनों की जगह सेम ही है। आइडिया कुछ? मैंने सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के कारण लिखा ही थे, लिखा था ना। इसमें कोई कहता है बाढ़ के कारण हो गया था, कोई कहता है जलवायु परिवर्तन के कारण हो गया था, कोई कहता है कि नदियों का जो मार्ग है वो परिवर्तन हो गया था, इस वजह से हो गया था, कोई कहता है कि आर्यों ने उनका नाश कर दिया था, इस वजह से हो गया था। कुल मिला के जब आर्य इस क्षेत्र में स्थापित होने लग गए थे, उस समय उनके पास सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड कोई जानकारी ही नहीं थी। उनको ये पता ही नहीं था कि हमसे पहले यहाँ कोई लोग रहकर गए हैं सिंधु घाटी सभ्यता के जैसे। अगर उनको ये बात पता होती तो खोज करते कि कैसे कैसे रहते थे, तो ये भी अपने आप में डेवलप कर पाते। लेकिन उनको इस बात का बिल्कुल ज्ञान नहीं था कि इससे पहले सिंधु घाटी सभ्यता के लोग रह के गए। तो एक चीज हमेशा याद रखना, सिंधु घाटी सभ्यता भारत की पहली नगरीय सभ्यता है, जबकि वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता है। और महाजनपद काल भारत की दूसरी नगरीय सभ्यता है। क्योंकि मैंने कल तुम्हें दिखाया था आर्थिक स्थिति में कि उत्तर वैदिक काल में अधिशेष उत्पादन होने लग गया था। अधिशेष उत्पादन की वजह से शहरी संस्कृति का विकास होने लग गया था। तो जो शहरी संस्कृति है ना, वो एग्जैक्टली जाके हमें यहाँ पूर्ण रूप से दिखती है महाजनपद काल में। शुरुआत तो उत्तर वैदिक काल के अंत में होने लग गई थी शहरी संस्कृति की, लेकिन जो एग्जैक्टली उसका पूर्ण रूप है हमें कहाँ मिलता है? महाजनपद काल में मिलता है। चीजों को क्या है कोरिलेट करके पढ़ोगे ना तो ये कहानी है, इसलिए क्या है कहानी है। अभी ये महाजनपद काल पूरा का पूरा जुड़ा हुआ है उत्तर वैदिक काल उससे, तो सब जुड़े हुए चीजें एक दूसरे से ना, इस वजह से ये याद रखना ये दूसरी नगरीय सभ्यता है किसकी? भारत की। लिखो इसको, हेडिंग लग रही है महाजनपद काल। एक बार इसको छाप लो, इसे कैसे? ऋग्वेदी में जन, उत्तर वैदिक काल में जनपद, और इसमें महाजनपद। जो यहां तक लिखना है ना, आगे को मैं लिख रहा हूं। तो कल क्यों नहीं आया था रे? हैं? पूछ रहा हूं मैं, क्या लिखेगा? कल क्यों नहीं आया था? काम से गया था। तेरे को ढूंढता हुआ कोई आया था? तो तेरे को ढूंढता हुआ कोई यहाँ आया था? मैं से नमस्ते करके चला गया। सब नमस्ते, ठीक है। महाजनपद का लिख लिया क्या?
लिखे सभी ने? अब मैं जो बोल रहा हूं उसको लिखना है। लिखो, महाजनपद या महाजनपदों की जगह महाजनपदों की संख्या 16 है। महाजनपदों की संख्या 16 है, जिनका वर्णन निम्न में मिलता है। जिनका वर्णन निम्न में मिलता है, तो निम्न के नाम लिख लो। अंगुत्तर निकाय, खुद्दक निकाय, भगवती सूत्र। अंगुत्तर निकाय, खुद्दक निकाय और भगवती सूत्र। इनके सामने ब्रैकेट में भी लिख लेना कि दोनों तो बौद्ध साहित्य है और ये जैन साहित्य है। बौद्ध और जैन। नेक्स्ट सेंस लिखो। पाणिनि के अष्टाध्याय में 40 जनपदों का उल्लेख मिलता है। पाणिनि के अष्टाध्याय में 40 जनपदों का उल्लेख मिलता है। चालीस जनपदों का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट टेंस लिखो। महाजनपद काल भारत की दूसरी नगरीय सभ्यता मानी जाती है। भारत की दूसरी नगरीय सभ्यता मानी जाती है। ब्रैकेट में एक चीज और लिख लो, यही प्रथम नगरीय सभ्यता। ब्रैकेट में लिखो प्रथम नगरीय सभ्यता। प्रथम नगरीय सभ्यता कौन सी है? सिंधु घाटी सभ्यता। लिख लो प्रथम नगरीय सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता। लिख लिया? अब देखते हैं जनपदों के बारे में। देखिए महाजनपद है ना 16, उनके नाम देखते हैं। और एक दूसरे को लोकेशन याद रखना। हालांकि मैं लोकेशन बता दूंगा कि कौन सा कहां पर स्थित है प्रेजेंट टाइम में। जैसे मान लो कंबोज देखेंगे, गांधार देखेंगे, कुरु देखेंगे, इधर से फिर वज्जी संघ देखेंगे, मल्ल संघ देखेंगे, पांचाल देखेंगे। वो सब के जो प्राचीन नाम थे वो तो ये है। लेकिन आज भारत की जो वर्तमान कंडीशन है वो पहले कहां पर स्थित है ना। आज के राज्य पहले कौन से जनपद में आते थे? पहले का जो भारत था ना और आज का भारत है उसमें ये काउंट नहीं था। पहले के भारत में अफगानिस्तान के कुछ क्षेत्र आते थे, पूरा पाकिस्तान था और पूरा बांग्लादेश था। ये पूरा क्षेत्र आता था भारत में। तो उस समय ये यहीं तक स्थित है पूरे क्षेत्र। तो एक साइड लिखो आप महाजनपद, कॉपी में एक साइड पर लिखो महाजनपद और एक साइड लिखो राजधानी। हाँ लिखते चलो, है ना। महाजनपद है कन्नौज, इसकी राजधानी है उनकी हाटक। हाटक नहीं है, हाटक या राजपुर। गांधार। अब जिसने रामायण और महाभारत देख रखी होगी ना उसको तो इजीली याद हो जाएगी। जिसने नहीं देखी क्योंकि यूट्यूब पे जाना, सर्च करना महाभारत और फिर आज देख के आना, फिर कल पढ़ाऊंगा दोबारा से तुम्हें महाजनपद का।
तो फिर और से याद हो जाए, क्योंकि ये सारे नाम उसमें आते हैं। गांधार आता है ना, गांधार से कौन होता है इसमें? दुर्योधन का नाम है शकुनी। शकुनी था ना, वो गांधार का था राजा। गांधारी उसकी मम्मी थी दुर्योधन की, तो गांधार की राजकुमारी थी वो ना। तो गांधार की जो राजधानी है वो तक्षशिला। तक्षशिला का नाम सुना होगा तुम लोगों ने। तक्षशिला पहले प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था ना, तक्षशिला और नालंदा दोनों जगह प्रसिद्ध है ना। तीसरा लिखो कुरु। जो कुरु वाला क्षेत्र था ना, ये कुरु जो पांडव या कौरव थे ना, उनका राज्य था कुरु। जहां वो राज करते ना, उसके उन क्षेत्र को बोलते थे कुरु। और इसकी जो राजधानी होती इंद्रप्रस्थ। हालांकि पहले इसकी राजधानी तक थी हस्तिनापुर, लेकिन बाद में हो गई थी इंद्रप्रस्थ। कंबोज की हाटक है राजपुर, गांधार की तक्षशिला, कुरु की है इंद्रप्रस्थ। अगले लोग पांचाल। पांचाली किसे बोलते थे? पांचाली द्रौपदी है ना, पांडवों की जो पत्नी थी ना द्रौपदी, उसको पांचाली के नाम से जानते थे। मोस्टली तो बोलते हैं कि पांचों की पत्नी सिर्फ पांचाली बोलते हैं, नहीं, वो पांचाल जनपद की राजकुमारी थी, इसलिए उसका नाम था पांचाली। पांचाल की राजकुमारी थी वो ना द्रौपदी, इसलिए उसका नाम कहते हैं पांचाली था। तो इस पांचाल का जो पांचाल की जो राजधानी है वो है अहिच्छत्र। अहिच्छत्र या काम्पिल्य। अहिच्छत्र या काम्पिल्य। बल संग। अब देखो चीजों को मैं रिलेट करूंगा तो तुम्हें लग रहा होगा कि इनको कैसे रखेंगे सर, तो रिलेट करेंगे तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगी। भाई इसको ऐसे याद रख लो, ट्रिक से इसको ऐसे याद रख लो, इसको ऐसे याद रख लो, है ना। ट्रिक तगड़ी होती है हमारी। ट्रिक से इनको याद रख लेंगे, ट्रिक से याद हो जाएगी आसानी से, है। इसकी राजधानी है कुशीनगर या पावा। कुशीनगर या पावा। क्या हुआ? इसे कैसे मुंह उतार लिया फिर? कोई दिक्कत है, कोई टेंशन है तो अच्छा, कल पढ़ाई नहीं किसी टेंशन हो रही है, हैं? अब बोल तो सही, कुछ तो आए। इन्होंने पीट देगा। मैं बगल में बैठा हूँ, चूटी पर लिए हो या मार दे रहा हूँ, है? आप कहीं की तैयारी कर रहे हो? आप कहीं की तैयारी कर रहे हो? नहीं, तैयारी किसकी कर रहे हो? अभी तो चल रहा है सर। अच्छा अच्छा, अभी भंडारा चल रहा है, जो आएगा हाँ, जो आएगा उसको खा लेंगे। सही बात है, जो इससे मजा है उसको खा लेना चाहिए, इसे वेट नहीं करना चाहिए। गुलाब जामुन कहते भी खाऊंगा, काजू भी खा लेंगे, गुलाब जामुन तो गुलाब जामुन खा लेगा, है ना। तो महाजनपद कौन सा है? कंबोज है। कंबोज की राजधानी क्या है? हाटक या राजपुर। इसको कंबोज से आप बोझ से ले सकते हो। बोझ होता है ना, बोझ माथे पे बोझ लेके चलते हैं ना, तो बोझ क्या है? ज्यादा हो गया, ज्यादा हो गया तो उसको हटाओ, बोझ को हटाओ, यानी बोझ है उसको हटा दो, तो हटक से हटक हो गया। कोई इसे वो नियम याद करने को बता रहा हूँ, ऐसे याद कर सकते हो, क्योंकि हमने तो ऐसे याद की थी। भाई बोझ को क्या करना है? हटाना है, तो कंबोज यानी हाटक। गांधार तो क्या प्रचलित है, गांधार विश्व में प्रचलित है, तक्षशिला को सब जानते हैं, तो ये दोनों ऐसे याद रखेंगे। हाँ, गांधार की क्या है? तक्षशिला है, इसको नॉर्मली दोनों के दोनों क्या है? प्रसिद्ध है, इस वजह दोनों याद हो जाएगी, गांधार और तक्षशिला। और कुरु से याद रखना कौरव। कुरु थे ना, कौरव थे, और कौरव की राजधानी थी इंद्रप्रस्थ, जो श्री कृष्ण भगवान ने बनाकर दी थी उनको, कौरवों को। फिर द्रौपदी ने कहा था दुर्योधन को कि अंधे का बेटा अंधा ही होता है ना, और इंद्रप्रस्थ में घटना ही हुई। पांचाल, अगर मान लो 5 भाई एक साथ किसी को कोटने आ जाए तो सामने वाला तो कांपने लग जाएगा ना। 5 जने मिलकर 5 भाई मिलकर किसी सामने वाला को कोटने हैं तो कांपेगा वो। तो 5 साल की क्या है? कंपिल्य। ऐसा तो कम देता है, कंपिल्य ज्यादा ऑप्शन में देता है, तो कंपिल्य याद रखना किसकी है? 5 साल की है। मलसंग, कुशीनगर या पावा। मल्ल कौन होता है? योद्धा होता है ना, कुश्ती लड़ने वाला मल्ली तो बोलते हैं, बढ़िया पहलवान टाइप होता है। तो क्या करता है? कुश्ती खेलता है। तो मल्लसंग से पहलवान, पहलवान क्या खेलेगा? कुश्ती।
से क्या याद कर लेना, कुशीनगर याद कर लेना, ठीक है। आगे चलेंगे, अगला लिखो, कितने हो गए थे, 5 हो गए। छठा लिखो, वज्जी संघ। वज्जी संघ, वज्जी संघ की राजधानी विधेयी, एक वेदेही, वेदेहिया, मिथिला। सातवां मत्स्य, मत्स्य जानते हो, मत्स्य जानते हो क्या, मत्स्य कहावत, तू मना कर रहा है, तुम्हें तो मैंने ढंग से पढ़ाया है। राजस्थान की एंशिएंट हिस्ट्री नहीं पढ़ा मैंने तेरे को, राजस्थान की एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ाई है ना, प्राचीन इतिहास, उसमें मत्स्य नाम नहीं आया था, कहाँ आया था, मतलब कौन से वाले क्षेत्र में आया था। अब मैं क्षेत्र बता दूंगा तो हाँ सर आपने बताया था उस समय, ये अपना जो अलवर और जयपुर वाला इलाका है ना, उस वाले क्षेत्र को बोलते थे उस समय मत्स्य महाजनपद, ये उसमें आता था पूरा, और इसकी राजधानी उस समय बेराट या विराटनगर। आज भी हम जयपुर से जब अलवर की साइड जाते हैं ना, तो उस समय बीच में आता है विराटनगर, तो ये वो विराटनगर इसकी राजधानी थी, मत्स्य महाजनपद की। कौन सी महाजनपद की थी, मत्स्य महाजनपद की राजधानी कौन सी, विराटनगर। अगला देखो, मगध, मगध की 3 राजधानियां हैं, गिरिवर्ज, राजगृह, याद रखना राजगृह इसकी है और राजपुर किसकी है, राजपुर कंबोज की है ना, राजगृह तो है इसकी मगध की और राजपुर है कंबोज। हालांकि मगध की तो भी जब मगध को डिटेल से पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगी इसकी तो। अगला देखो, काशी, काशी की बनारस या वाराणसी, बनारस या वाराणसी किसकी राजधानी है, काशी की है। वाराणसी नाम का है इसका, यहाँ पर गंगा की 2 सहायक नदियां हैं, वरुणा प्लस 80, वरुणा प्लस 80 से इसका नाम पड़ा है वाराणसी, है ना, किसका, काशी, इस काशी की राजधानी का वाराणसी का नाम पड़ा है। इसके बाद अगला देखो, सूरसेन, सूरसेन की राजधानी मथुरा, सूरसेन की राजधानी कौन सी है, भगवान जो श्री कृष्ण थे ना वो सूरसेन महाजनपद के थे। देखो सूरसेन के भगवान श्री कृष्ण थे, उधर से वो आया था 5 साल की द्रौपदी थी, गांधार की मामा शकुनी था, कुरु के कौरव और पांडव ये है ना, सारे एक समय के आए ना पूरे के पूरे, ये उस समय थे पूरे, सूरसेन के थे भगवान श्री कृष्ण। इस बार देखो अवंती, अवंती की है उज्जैन और माहिष्मती, माहिष्मती का ही नाम सुनाएगा, माहिष्मती का ही नाम सुनाएगा, कहां पर, जे माहिष्मती है बाहुबली में, हाँ तो वो वही वाली माहिष्मती ही है, वही माहिष्मती है, याद रखना। लिखिए हाँ, 11 अगला लिखो, इनको भी मैं एक बार दोबारा सबको दोबारा याद करवा दूंगा, है ना। अगले लिखो वत्स, वत्स की राजधानी कौशाम्बी, इसके बाद लिखो चेदी, चेदी की है सुक्तिमती, अस्मक, अंग लिखो, अंग,
चंपा, कोसल, चंपा, चंपा याद है ना, कोसल, कोसल की साकेत, वत्स की क्या है, कौसाम्बी, चेदी की क्या है, चेदी की राजा क्या है, और अंग की, अंग की क्या है, अंग की चंपा। नहीं वैसे इसको ऐसे याद रखेंगे, बजाय चंपा का नाम आएगा बीच में, जब याद होगी वरना ऐसे याद नहीं होगी, क्योंकि मालिश कहाँ होती है, अंगों पे होती है, चंपा के तेल से मालिश करोगे आप अंगों पे, है ना, तो ऐसे याद रखना अंग से चंपा, क्वेश्चन। एक और कौन सा बचा, अश्मा, अस्मा के राजा के बारे में और बात करेंगे तब लिखाएंगे, इसके बारे में डाल देंगे अस्मा की है, क्या लिखाऊंगा, पोटली में आएगी, पोटली में, पोटली है ना, पोटली, राजधानी का नाम पोटली था इसकी का, लिख लो, अभी नाम लिख लो, फिर रोज लिखा देंगे, एक जगह इस बारे में बात आएगी इसके सलाह से, क्या लिखना हो, क्या लिख लो, पोटली। अब देखो एक बार इनकी मैं लोकेशन बताता हूँ, कौन सा कहां पे स्थित है ना, देखो कंबोज और गांधार दोनों के दोनों अफगानिस्तान में स्थित है, आज का जो अफगानिस्तान है ना वहां पड़ते हैं कंबोज और गांधार। कुरु पड़ता है अपने दिल्ली वाला इलाका, दिल्ली और हरियाणा वाला जो इलाका है ना जिसको हम कुरुक्षेत्र बोलते हैं, वो कौन सा पड़ता है, कुरु पड़ता है। पांचाल पड़ता है उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का जो सीमा क्षेत्र था ना, नेपाल उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड वाला, वो वाला क्षेत्र मिलता है कौन सा, वो सॉरी पांचाल ना। मध्य संघ पड़ता है बिहार और उत्तर प्रदेश वाला, बिहार और उत्तर प्रदेश वाली जो सीमा बाउंड्री है ना उस वाले क्षेत्र को बोलते हैं उस समय मल्ल संघ। वज्जीसंघ वाला इलाका है जो असम वाला है ना, असम, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, इस वाले क्षेत्र को बोलते थे उस समय वज्जीसंघ। मत्स्य तो अपना जयपुर और अलवर हो ही गया। मगध बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़ वाला इलाका, जो आज के बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़ है उसे मैंने क्या बोलते हैं, मगध बोलते थे। और काशी तो आज की काशी है इसे उत्तर प्रदेश वाला ना, उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश वाला जो इलाका है वो काशी का था। सूरसेन ये अलवर, थोड़ा बहुत इलाका अलवर का अपने भरतपुर वाला इलाका और यूपी वाला इलाका, ये आगरा वाला मथुरा वाला ऐसा इलाका है ना, ये कहलाता था उस समय सूरसेन। अवंती है, अवंती कहलाता है मध्य प्रदेश वाला इलाका, मध्य प्रदेश में भोपाल, मध्य प्रदेश नीचे टच होगा महाराष्ट्र वगैरह, मध्य प्रदेश और जो महाराष्ट्र का इलाका है ये उस समय कहलाता था क्या, अवंती कहलाता था। इस वाले वत्स, वत्स पूरा असम है, असम और जो मेघालय ना वो कहलाता था उस समय वत्स। चेदी की बात करें तो चेदी जो अपना ये ओडिशा वाला इलाका है ना, ओडिशा और आंध्र प्रदेश, ये ओडिशा और आंध्र प्रदेश का इलाका उस समय कहलाता था चेदी। अंग भी ये वाला इलाका मतलब कि छत्तीसगढ़ का कुछ पार्ट ले लो, ओडिशा का कुछ पार्ट, आंध्र प्रदेश का कुछ पार्ट और तेलंगाना वाला पार्ट, ये वाला पार्ट कहलाता था उसमें क्या, अंग। और कौशल, कौशल तो ये अयोध्या वाला इलाका है ना, अयोध्या आज की, वो कहलाती है उसमें कौशल, अयोध्या वाली। और अस्मक है गोदावरी दक्षिण में, मतलब ये गोदावरी और कावेरी नदी के बीच वाला जो क्षेत्र है वो कहलाता था उस समय अस्मक महाजनपद। सबसे दक्षिण में स्थित महाजनपद है अस्मक। इस सभी भारत के उत्तर में, अगर बात का मैप बनाए तो भारत के उत्तर में स्थित है कौन कौन से, 15 जनपद। यहां पर तो स्थित है ये अस्मक, है ना, और बाकी के जो सारे है ना इस वाले क्षेत्र में स्थित है। इधर से लो यहां तक, यहां स्थित है पूरे पूरे 15 के 15 जनपद। बाकी एक केवल मात्र है अस्मक जो यहां पर स्थित है ना, जो गोदावरी और कावेरी नदी के बीच में स्थित है, उसका जो द्वाब है वो स्थित कहलाता था अस्मक। अब इसमें से हम केवल एक ही जनपद के बारे में जानकारी पढ़ते हैं, मगध के बारे में। जो मगध जनपद है ना, मगध ही सबसे शक्तिशाली हुआ था और मगध का ही उत्थान सबसे पहले हुआ था। तो मगध के बारे में हम डिटेल से जानकारी पढ़ते हैं, है ना। तो हेडिंग लगाओ आप, मगध का उत्थान।
मगध का उत्थान। क्योंकि बाद में जो ये 16 महाजनपद थे ना, इन 16 के 16 महाजनपदों पे इस मगध महाजनपद ने राज करना शुरू कर दिया था। धीरे धीरे इनको सबको अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया इस मगध महाजनपद ने। कैसे लिया था, कैसे नहीं लिया था, वो अपन डिटेल सारी चीजें देखेंगे। पहले वो चीज देखते हैं कि मगध ही इतना पॉपुलर क्यों हुआ, मगध के पास ही ऐसी क्या चीजें थी कि मगध का उत्थान हुआ। मगध को हम डिटेल से पढ़ते हैं, उसके रीजन देखेंगे क्या क्या कारण थे उसके ना। हेडिंग लगाओ कारण, उत्थान के क्या क्या कारण थे, कारण देखिए। जो कारण सबसे पहले भौगोलिक कारण है, सारे कौन से कारण है इसके, भौगोलिक कारण। इसके भौगोलिक कारणों की वजह से ही मगध का इतना उत्थान हुआ। अब भौगोलिक कारण में क्या क्या, सबसे पहले जो मगध की भूमि है, यहाँ तो क्षेत्र मिलता है ना, वो उपजाऊ भूमि है। उपजाऊ भूमि है यहाँ पर, और उपजाऊ भूमि होने की वजह से यहाँ पर कृषि अच्छी होती है, और कृषि अच्छी होती है तो पैसे टक्के इनके पास। अब जिनके पास पैसे टक्के होते हैं वही विकास करते हैं, तो विकास कौन करेंगे, ये करेंगे विकास, उपजाऊ भूमि के पास। दूसरा, जो ये मगध वाला क्षेत्र है ना, ये नदियों का अपवाह क्षेत्र है। यहाँ पर गंगा और गंगा की कई सारी नदियां प्रवाहित होती है, तो नदियों का अपवाह क्षेत्र है मगध वाला क्षेत्र। अब नदियों का जब अपवाह क्षेत्र है ये, तो यहाँ पर पानी की सुविधा रहेगी, पानी की उपलब्धता रहेगी, और पानी की उपलब्धता की वजह से ये अच्छे से कृषि कर पाएंगे। तो नदियों के अपवाह क्षेत्र की वजह से यहाँ पर पानी की उपलब्धता रहती है। राजस्थान वालों को देख लो तो पैसे मरते रहते हैं, वैसे पानी के लिए मुंह फाड़ के बैठे रहते हैं, कब पानी गिरे, नदियां खूब गिरे तो उनको विकास करने का मौका मिले। होता क्या है कि अगर आपकी जो मूलभूत आवश्यकता है ना वो अगर कंप्लीट हो जाती है ना, तो आपका ध्यान कहीं और जगह पर पड़ता है। भाई हाँ, उस पर हमें काम करना चाहिए, उसमें डायरेक्शन करने देनी चाहिए। इस सब्जेक्ट को मान लो और बस 4 सब्जेक्ट है, 4 सब्जेक्ट में से आपने अगर 3 सब्जेक्ट कंप्लीट कर लिए तो बाकी जो 3 सब्जेक्ट है ना उन पर आप ध्यान दोगे। तो वैसे वैसे यहाँ रहता है कि अगर आपकी जो मूलभूत आवश्यकता है वो कंप्लीट हो जाएगी, पानी की, भोजन पानी की, इनकी सबकी, तो बाद में किस पे ध्यान दोगे, विकास पे ध्यान दोगे और इसको विस्तार करें। तो वो चीज है यहाँ पर। फिर दूसरा, मैंने अभी कहा था कि जो मगध वाला क्षेत्र है वो छोटा नागपुर, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार वाला क्षेत्र है। और हम जब ज्योग्राफी में पढ़ेंगे खनिज है ना, तब देखेंगे कि यही तीनों का जो क्षेत्र है ना, ये खनिज की दृष्टि से संपूर्ण क्षेत्र है। यहाँ पर खनिज हमें बहुतायत में मिलते हैं। छत्तीसगढ़ में छोटा नागपुर का पठार, झारखंड में कई सारी जगह, बिहार में कई सारी जगह आएंगी जहाँ से हमें खनिज मिलता है। तो इस मगध वाले क्षेत्र में खनिज हमें मिलने लग गए थे, मिनरल्स का हमें यहाँ पर उत्पादन होना शुरू हो गया था, मिलने लग गए थे। तो एक तो वो उनके सोर्स हो गया कि यार खनिज मिलने लगे, तो उनका डेवलपमेंट होना स्वाभाविक बात थी। उपजाऊ भूमि थी, नदियों का प्रवाह क्षेत्र था, नदियों के प्रवाह क्षेत्र के कारण यहाँ पर पानी की उपलब्धता थी। और दूसरा यहाँ पर क्या था, खनिज थे। जो मगध वाला क्षेत्र है, इस मगध वाले क्षेत्र में हमें सघन वन मिलते हैं। यहाँ पर वनों की उपलब्धता खूब सारी थी, सघन वन देखने को मिलते थे। तो सघन वन से क्या होगा, सघन वन से एक तो उन्हें लकड़ियां उपलब्ध हो जाएगी इजीली, है ना, लकड़ियां उपलब्ध होगी। और दूसरी चीज, वन में केवल लकड़ियां थोड़ी रहेगी, औषधियां भी रहती है, जानवर भी रहते हैं। और इन मगध वाले जो सघन वन थे, इनमें एक जानवर था मोस्टली हाथी। हाथी की हमें यहाँ बहुतायत मिलती थी। हाथी इनके बहुत काम आता था, हाथी इनके परिवहन में भी काम आता था, हाथी इनके युद्ध में भी काम आता था। भाई युद्ध लड़ने जाएंगे तो हाथी को लेकर जाएंगे, तो परिवहन में तो भाई यहाँ से वहां सामान लेके जाना है, कुछ भी लाना हो ले जाना हो, उसके काम आ रहा था। तो इनका ट्रांसपोर्ट इजी हो रहा था हाथी की वजह से। युद्धों में भी जीत रहे थे। युद्धों में कैसे, जैसे मान लो कोई सामने महाजनपद है, सामने वाले महाजनपद में से ज्यादा से ज्यादा 400, 500, 1000 आदमी थे, ये सामने खड़ा कर देते हाथी को, और हाथी को उससे पहले कराते थे नशा। जिस मान लो युद्ध हो रहा है, ए और बी में युद्ध हो रहा है, ये बी वाले हैं मगध वाले और ये कोई अन्य महाजनपद है। इधर से मान लो 400-500 लोग आए युद्ध करने, और इधर से लिए हाथियों को, हाथी खड़े हैं इनके पास। हाथी के साथ क्या है, हाथी को हम जैसा ट्रेंड करते हैं ना, उसे ट्रेंड हो जाता है। तो हाथी को ऐसा ट्रेंड कर रखा था कि ढोल लगाने की जैसे आवाज आए ना, ये
चमक के भगेगा, बावड़ा हो जाएगा, मतलब जैसे ढोल लगा के आवाज आएगी ऐसे बावड़ा होगा तो भगेगा, बावड़ा होगा तो आगे जो भी आएगा सबको रोनता हुआ जाएगा, कुचल देगा सबको। हाथी की ये चीज रहती है। और दूसरा, जब ये हाथी को युद्ध में लेकर आते हैं लड़वाने, तो उससे पहले इसको नशा करवाते रहते हैं। नशा की कुछ गोलियां देते थे, नशा होता था तो उसको नशा करवा कर लाते थे। और उसके बाद फिर ये जैसे हाथी खड़े हैं, सामने वाली सेना खड़ी है, तो पीछे से हाथी को छेड़ देते, यानी ढोल लगा कुछ बजाते थे, हाथी बावड़ा हुआ और बावड़ा के आगे भगता था, और आगे भग के उन सामने वाले को तो ऐसे ही रोन देता था, कुचल देता था। तो इस वजह से भी मगध का अपने आप में उत्थान होने लग गया, मगध सब पर भारी पड़ने लग गया था उस समय पर। तो ये सब भौगोलिक रीजन है इसके, जिसकी वजह से मगध का उत्थान हुआ था। इसकी वजह से मगध को इतना ज्यादा सपोर्ट मिला। और बाकी जो महाजनपद है उनको इतनी सुविधाएं नहीं मिल पाई, इसलिए उनका इतना उत्थान नहीं हुआ ना। तो लिखो मगध का उत्थान, है ना, हेडिंग लगाओ कारण, और पहला कारण लिखो। यहां पर उपजाऊ भूमि की, पहला कारण, यहां पर उपजाऊ भूमि की उपलब्धता थी, उपजाऊ भूमि की उपलब्धता थी। यहां पर उपजाऊ भूमि की उपलब्धता थी। दूसरा कारण लिखो, यह क्षेत्र नदियों का अपवाह क्षेत्र था। क्या हो रहा है, मेरी से बीमार है क्या? हाँ हाँ, कुछ दिक्कत हो रही तेरे को। यह क्षेत्र नदियों का अपवाह क्षेत्र था। नेक्स्ट सेंस लिखो, नदियों का उपयोग, नदियों का उपयोग सिंचाई, सिंचाई है ना, नदियों का उपयोग सिंचाई और नौकायन, नाव चलाएंगे ना, सिंचाई और नौकायन के लिए किया जाता था। नौकायन के लिए किया जाता था। नेक्स्ट सेंस लिखो, इस क्षेत्र में खनिजों की उपलब्धता थी। इस क्षेत्र में खनिजों की उपलब्धता थी। इस क्षेत्र में खनिजों की उपलब्धता थी। नेक्स्ट सेंस लिखो, यहां पर सघन वन मिलते थे। यहां पर सघन वन मिलते थे, जिनमें हाथियों की अधिकता थी। जिनमें हाथियों की अधिकता थी। हाथियों की क्या थी? अधिकता थी। तथा इन हाथियों का उपयोग, परिवहन, तथा इन हाथियों का उपयोग परिवहन और युद्ध में होता था। परिवहन और युद्ध में होता था। देख लिया, ये इसके रीजन है जिससे मगध का क्या हुआ? उत्थान हुआ। फिर दूसरा, मगध का उत्थान करने में या मगध को स्थापित करने में एक आदमी का नाम आता है जिसका नाम है बृहदत्त। इस बृहदत्त नाम के व्यक्ति ने इस मगध को एक सिस्टमेटिक तरह से स्थापित किया था। किसने? बृहदत्त ने। या ये कह सकते हैं कि बृहदत्त हर्यक वंश, अगला जो वंश पढ़ेंगे मगध पर जिसने राज किया, जिस वंश ने, उस वंश का नाम है हर्यक वंश। तो उस हर्यक वंश का जो संस्थापक माना जाता है वो इस बृहदत्त को ही माना जाता है ना, वो चीज देखेंगे। तो आप एक लाइन लिखो नोट लगा के, बृहदत्त ने बृहदत्त ने मगध को
स्थापित किया। बृहदत्तर में मगध को स्थापित किया। अब मगध में जिस वंश ने राज किया सबसे पहले, वो वंश कौन सा है? हर्यक वंश। नेक्स्ट हेडिंग लगाओ, हर्यक वंश। और हर्यक वंश का जो टाइम पीरियड है वो है 545 से 412 बीसी। इसमें जो पहला शासक पढ़ेंगे हम, वो पढ़ेंगे बिंबिसार। बिंबिसार। सबसे पहले से हमें कुछ उपनाम मिलते हैं, उपनाम लिख लेते हैं, फिर इसकी कहानी देखेंगे, इसकी क्या कहानी है। इसके में 2-3 उपनाम मिलते हैं। एक उपनाम मिलता है श्रोणिक, इसको बोलते हैं श्रेणिक, और एक उपनाम मिलता है क्षेत्रोजस। क्षेत्रो क्षेत्रोजस, ये 3 इसको उपनाम मिलते हैं, श्रोणिक, श्रेणिक और क्षेत्रोजस। किसके उपनाम है? बिंबिसार के ना। ये उपनाम लिखो। कहानी सुना दे आपको, सुनाई क्या कहानी इसकी? सुनाई क्यों नहीं सुनाई? कहानी में तो सब कुछ है। अब देखो, जब ये राजा बना ना, कौन? बिंबिसार, तो बिंबिसार ने सोचा यार अपने साम्राज्य का मैं विस्तार करना चाहिए। सभी राजा सोचते हैं राजा बनने के बाद कि साम्राज्य का विस्तार करना चाहिए। तो साम्राज्य का विस्तार कैसे हो सकता है? लड़ाई करो, युद्ध करो, और कैसे होगा? सामने से युद्ध करो, हरा दो उसको, और साम्राज्य का विस्तार करो। तो जैसे मान लो ये है मगध, ये कौन सा जनपद है? मगध है। और इसके पास एक काफी सारे छोटे छोटे, कुछ बड़े भी है, बहुत सारे जनपद है, या मान जनपद है। अब इसने सोचा यार अगर हम स्टार्टिंग में युद्ध में उलझ जाएंगे ना, मारनी पड़ेगी। युद्ध में उलझ रहे तो हम पहले भी तो क्या है, विकास हो रहा है, और अभी युद्ध में चलेंगे तो विकास का अंत भी हो सकता है, उल्टा हो जाएगा सिस्टम। तो क्या किया जाए? तो इसने ऐसा सोचा यार क्यों ना हम संबंध स्थापित कर लें जिन महाजनपदों से, जिन जनपदों से हम जीत नहीं सकते। ऐसा हमें लगता है कि यार वो बड़े जनपद है जिनसे हम जीतेंगे नहीं, तो उनसे हम संबंध स्थापित कर लेते हैं। कैसे न कैसे करके हम संधि तो बने दोनों के बीच में, जो हमारे कुछ दिक्कत ना हो, कि ठीक है। जब मगध विकास हो रहा था, मगध का उत्थान हो रहा था, तो इस समय एक बहुत ही बड़ा जो महाजनपद था वो था वज्जीसन। वज्जीसन शक्तिशाली जनपद था, पढ़ा था वज्जीसन में। वज्जीसन एक शक्तिशाली जनपद था उस समय भी, जब मगध अपना विकास कर रहा था। तो मगध के विकास में रोड़ा था कौन? वज्जीसन ने। तो बिंबिसार ने सोचा यार मगध को कैसे वो किया जाए। तो वज्जी संघ के लिए बिंबिसार ने एक तरीका अपनाया कि वज्जी संघ में राजा है प्रसेनजीत, चेटक। यहां राजा कौन है? चेटक है। वज्जी संघ में राजा कौन है? चेटक नाम का एक राजा बना हुआ है। और इस चेटक की एक बहन है चेलना। चेटक की बहन का क्या नाम है? कई पुस्तकों में इसको बेटी बताया गया है, कहीं में इसको बहन बताया गया है। बेटी हो या बहन हो, कुछ भी हो, ये वज्जी संघ की राजकुमारी है। चेलना वज्जी संघ की क्या है? राजकुमारी है। और वज्जी संघ पे जिस वंश का राज है उस वंश का नाम है लिच्छवी वंश। उस वंश का क्या नाम है? लिच्छवी वंश। लिच्छवी वंश राज करा है वज्जी संघ पर। उसका राजा कौन है? चेटक है। और चेटक की बहन या बेटी कौन है? चेलना है। अब चेलना के शादी करेगा कौन? बिंबिसार। बिंबिसार ने प्रपोजल भेजा चेटक के पास
कि हम आपकी बहन से शादी करना चाहते हैं। तो बिंबिसार भी समय अच्छा था, अच्छा कुंवर था, अच्छा था, सब कुछ सारे लक्षण थे इसमें जितने होने चाहिए वर में, दूल्हे में जितने लक्षण होते सब क्वालिटी थी बिंबिसार में, तो शादी के लिए हाँ कर दी। तो प्रसेनजीत की बहन है कौन? चेलना, चेटक की ना, उस चेटक की बहन है चेलना, उसके साथ शादी कर रहा है कौन? बिंबिसार। और वज्जीसन से अपने रिश्ते अच्छे करने की कोशिश कर रहा है। तो वज्जीसन से जब अपने रिश्ते अच्छे करने की कोशिश कर रहा है तो कहीं ना कहीं दोनों के बीच संबंध हो जाएगा। अब इन दोनों के बीच युद्ध होने वाला नहीं है, यानी वज्जीसन तो बिंबिसार के बीच में रोड़ा नहीं करेगा। इसी बीच में एक और बड़ा महाजनपद था कौशल, अभी पढ़ा ना कौशल भी। ये जनपद भी था और ये भी एक बड़ा जनपद उस समय जो इसकी टक्कर ले सकता था मगध की। तो बिंबिसार ने सोचा यार क्यों ना इसका भी कुछ इलाज किया जाए कौशल का। तो कौशल का इस समय राजा है प्रसेनजीत, और इस प्रसेनजीत की बहन है कौशला देवी। प्रसेनजीत की बहन कौन सी है? कौशला देवी। कई कई इसका नाम महाकौशला भी मिलता है ना, दोनों नाम एक ही, एक इसके नाम है। तो कौशल का राजा है प्रसेनजीत और प्रसेनजीत की बहन है कौशला देवी, ने यहाँ की राजकुमारी है। भाई ने इधर भी पासा पे कार, इधर भी शादी कर ली, शादी कर ली दो। तो अभी तो रुक जा, जब भी स्टार्ट किया भाई ने अभी तक तो कहाँ रुक रहा है भाई आगे बढ़ता ही जाएगा। तो कौशल महाजनपद की राजकुमारी कौशला देवी उसे शादी कर ली, तो इधर भी रिश्ते अच्छे हो गए। इधर वज्जीसन की राजकुमारी चेलना, इसे शादी कर ली, इधर भी रिश्ते अच्छे हो गए। हाँ नहीं, पहले दिक्कत नहीं होती थी जो कौशल महाजनपद है ना, इस महाजनपद की जब शादी हुई ना बिंबिसार की, तो मौज हो गई। कैसे मौज हो गई? कौशल वालों ने बिंबिसार को काशी दहेज में दे दिया, पूरा का पूरा जनपद ही दहेज में दे दिया। आजकल तो फ्लैट उलेट देते हैं 2 BHK 1 BHK, भाई ने पूरा जैसे पूरा जयपुर दे दे किसी को दहेज में तो वैसे वैसे काशी दिया था भाई ने दहेज में। तो बिंबिसार वैसे भी अपना साम्राज्य बढ़ाना चाह रहा है, तो काशी आ गया उसके पास, तो साम्राज्य वैसे बढ़ेगा। दूसरा, वहीं पर इसी मगध के आसपास एक जाति रहती थी मद्र, मद्र नाम की, ये खूंखार जाति थी, बहुत खूंखार जाति थी। और ये मद्र जाति योद्धा थे भयंकर तरीके से, एक ही आदमी 10 को सल्टाता था भाई साहब, ये मद्र वाले। अब बिंबिसार की औकात कहां जो इनसे लड़ाई के लिए, वो एक ही 10 को सल्टा रहा है, हम 400 जाएंगे, 40 आएंगे, सल्टा के चले जाएंगे। तो उधर इधर भी पासा फेंकना चाहिए। तो मद्र जनपद या मद्र की जो राजकुमारी थी उसका नाम है क्षेमा। क्षेमा बोल दो या क्षेमा बोल दो ना, एक ही बात है। क्षेमा या क्षेमा राजकुमारी थी मद्र देश की या मद्र जनजाति की। भाई ने इधर भी पासा फेंका और इधर भी शादी करी, 3 जगह शादी कर ली। एक तो वज्जीसन की राजकुमारी चेलना, उसे शादी कर ली। एक कौशल की राजकुमारी है कौन? कौशला देवी, उसे शादी कर ली, और यहाँ काशी भी मिल गया इसको। दूसरा, मद्र जाति की जो राजकुमारी क्षेमा, इसे भी शादी कर ली, 3 शादी कर ली। बिंबिसार के लिए ऐसा कहा जाता है कि बिंबिसार के 550 क्या पत्नियां थी इसके, भाई ने 500 प्लस किया था टारगेट पूरा, तब जाके इस साम्राज्य बढ़ाया था इसने। फिर भी इसके एक बेटा था अजात शत्रु करके ना, अभी आगे पढ़ेंगे उसके बारे में तो अजात शत्रु ने कहा था कि पापा रुक जाओ, मैं लड़ाई होंगी पर बाद में। तो फिर बाद में जाके ठीक है बेटा चल 500 से प्लस शादी की थी किसने? बिंबिसार ने, तब जाके इसका साम्राज्य इतना बड़ा था, बहुत बड़ा हो गया था। अब एक बार इसके बारे में देखो, फिर आगे और बढ़ाते हैं इसकी। अभी बहुत सारी कहानी आएगी इसके बारे में, मजेदार आ जाता है बिंबिसार, जैसे कहानी है खूब सारी। देखो नेक्स्ट टाइम ये उपाधि लिख लिया ना, उपनाम लिख लिया ना, उपनाम के बाद में आगे लिखो। यह एक साम्राज्यवादी शासक था। यह एक साम्राज्यवादी शासक था। नेक्स्ट लाइन चलिए। इसने
इसने वज्जी संघ की राजकुमारी, इसने वज्जी संघ की राजकुमारी चेलना, संदीप सिंह के नाम सेम है, वज्जी संघ की राजकुमारी चेलना से विवाह किया, वज्जी संघ की राजकुमारी चेलना से विवाह किया, जो जो लिच्छवी राजकुमारी, जो लिच्छवी जो लिच्छवी राजकुमारी या जो लिच्छवी राजकुमारी या चेटक की बहन थी, लिच्छवी राजकुमारी या चेटक की बहन थी, सिस्टर ऑफ चेटक की बहन थी। लिख लिया? नेक्स्ट लाइन लिखो। बिंबिसार ने कौशल की राजकुमारी, बिंबिसार ने कौशल की राजकुमारी कौशला देवी, बिंबिसार ने कौशल की राजकुमारी कौशला देवी या महाकौशला देवी, है दोनों नाम मिलते हैं इसके, कौशला देवी या महाकौशला देवी से विवाह किया, महाकौशला देवी से विवाह किया, जो प्रसेनजित की बहन थी, जो प्रसेनजित की बहन थी, तथा इसे दहेज में काशी प्राप्त हुआ। तुम भी कोई ऐसा देखना रे, काशी वाशी तो नहीं कम से कम। Hi guys, my name is दे दे दो तीन तो। as I told you. दहेज में काशी प्राप्त हुआ। नेक्स्ट सेंस लिखो। इसने मध्य देश की राजकुमारी, खेमा या शेमा, खेमा से विवाह किया, क्या किया? विवाह किया, है ना। ये तो भाई शादी कर रहा है, शादी करके अपना जो आसपास का माहौल है उसको ठीक कर रहा है। बिंबिसार बड़ा तेज आदमी था, जिसे ये मगध है ना, और मगध के पास ये बहुत सारे छोटे छोटे जनपद है। अब मान लो इसने इसे शादी कर ली, यहाँ भी शादी कर ली, इस पे अटैक कर दिया। अटैक करने के बाद पता था 100% की अटैक गलत कर रहा है ना, इसका अटैक है ना जो न्याय योग्य नहीं है, हड़प रहा है हर किसी जमीनों को। अब जब यहाँ पर अटैक करा था इन वज्जी संघों पर, इन बाकी संघों पर, तो ये सब संघ गए वज्जी संघ के पास में या फिर कौशल संघ के पास में, है ना। क्या बिंबिसार को समझाओ यार, लखन नहीं है बिल्कुल, आए दिन अटैक करता है, बिना काम में अटैक कर जाता है। क्या फिर उन्होंने कहा कि यार ये बात हम नहीं मानते, क्यों बिना ही काम अटैक तो करता है, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते। जवाई हमारा दामाद बना लिया उसको, क्या करें। यानी कि जवाई की इज्जत करते थे, उस समय भी करते थे, आज भी करते थे। जवाई फौजी वगैरह जीजा जी वगैरह कब घर पे आए, सारे घर वाले हाथ में खड़े कर रखते हैं उनको, फूफा जी कुछ बोल के दे, या तो फूफा जी का रहता है काम भी, फूफा जी लोग वगैरह रहते हैं शादी में रूसने का काम करते हैं ना, रूसता कौन, फूफा जी रूसते हैं। धौलपुर वगैरह अपना धौलपुर है ना, धौलपुर में जो जवाई होता है ना, जवाई वहां अलग ही सिस्टम है। जैसे मान लो जवाई ससुराल आया, तो जब जवाई ससुराल आता है ना धौलपुर वगैरह वाले क्षेत्र में, तो जवाई आकर बैठ गए, जवाई तो आकर बैठा कुर्सी पर, और सारे आएंगे जितने भी घर वाले ना, सारे के जवाई को डोब देंगे, ससुर हो, सास हो, दादी सास हो, कोई हो, डोब देते जवाई के।
अभी प्रेजेंट टाइम में भी यही रीति रिवाज है उधर धौलपुर साइड का। जमाई डोब नहीं देता किसी की। हैं? जमाई राजा है भाई साहब। जमाई की जो मर्यादा ना वो बनी हुई है आज भी। तो जमाई की मर्यादा हमें बना के रखनी है। और हाँ नहीं खैर अभी कई जगह है तो है, धौलपुर साइड तो है, लेकिन ऐसे ही धौलपुर वाले एक चीज बोलते हैं कि हम जवाई को सिर पर चढ़ाते हैं, बड़ा सत्कार करते हैं, लेकिन टाइम मारने पर लट्ठी भी देते हैं, लट्ठी मारते हैं। जब तक जवाई सही है तब तक हम भी सही है, जवाई टेढ़ा हुआ तो हम दूसरा तरीका भी आता है। जवाई का हालांकि होता यही है, पर राजस्थान की कल्चर तो यही कहती है कि जवाई की रहती है, इज्जत रहती है, वैल्यू रहती है। लेकिन वो उस समय रहती है जब जवाई साल में 5-7 साल में एक बार ससुराल जाए, जब तो उसके लिए गीत भी गाते हैं। हमारे संस्कृति में गीत होते पावना, पावना गीत होता है ना। पावना गीत जब गाया जाता है जब जवाई 5-6 साल में एक बार ससुराल आता है ना तब। अब आजकल तो क्या है, आजकल तो सुबह तो अपने घर पे, शाम को ससुराल पहुंच जाते पता नहीं चलता कब। और फिर दूसरी चीज, आजकल के जो जवाई है ना वो जवाई नहीं रहे, लिचड़ों ने अपनी इज्जत गंवा दी बिल्कुल जवाइयों की। कैसे? आजकल के जवाई है ना वो मम्मी जी को बोलने लगे सास को, मम्मी जी करते हैं। और फिर दूसरी, अब जैसे मतलब मम्मी जी करते करते किचन तक चले जाते हैं। अब मम्मी जी किचन में क्या है काम करे कुछ, अब मम्मी जी को पता कि बेलना डेली आता है, इनको काम तो है नहीं इसके, तो अब वहां खड़ा है जवाई भी, मम्मी जी भी काम कर रही है पीछे। तो मम्मी जी बोलते जवाई को, खड़ा क्या कर रहा है, मटर छील ले। तो उसे काम और करवाती है, मटर छिलवाती है, सब्जी बनवाती है। किससे? जवाई से। तो छोरो जवाई की इज्जत बचा के रखना। साल में कितने बार, 5-6 साल में एक बार ससुराल जाना है, वो भी कोई इमरजेंसी जाए तो, जहां तक हो सके इसको टाला जाए, है ना। ससुराल में जाया कम जाए और हमारी जो इज्जत है उसको बरकरार रखा जाए। जवाई को ना इज्जत नीलामत जारी हो ना जवाई की इज्जत, ठीक है ना। तो क्या बताता मैं, हाँ कैसा ऐसा रूल नहीं हो सकता ना गर्ल्स के लिए, ऐसा रूल कैसा होगा गर्ल्स के लिए? खैर आपकी बात पर अमल किया जाएगा। इसको सुप्रीम कोर्ट में भेजा जाएगा कि इस पे एक्ट बनाया जाएगा कि गर्ल्स शादी होने के बाद ससुराल नहीं जाएगी। हाँ कब घर जमाने का सिस्टम है। तो इस पे जाओ। हाँ तो ये सब गए उसके बाद कि उनको समझाया बिन्नी साहब को बावड़ा हो रहा है यार, हमारे अटैक कर रहा है फालतू में, कुछ लेना देना नहीं है। तो इन्होंने कहा यार कुछ बोलने से जमाई हमारा तो हम कुछ ही नहीं कर सकते, अब जो हो रहा है जो हो रहा है, जमाई साहब ने उसकी इज्जत करनी पड़ेगी। अब इसी बीच में मगध एक महाजन अटैक करता है अंग पर, अंग पढ़ा था ना अभी, जिसकी राजधानी चंपा थी। इस अंग पर अटैक करता है और अंग पर अटैक करके अंग पर कर लेता है अधिकार और अंग को अपने साम्राज्य में मिला लेता है। कौन? बिंबिसार। और इस अंग का प्रशासक या गवर्नर अपने बेटे को बना देता है, यहाँ का प्रशासक या गवर्नर बना दिया अपने बेटे को। इसका बेटा है अजातशत्रु। अजातशत्रु नाम का इसका बेटा है, उसको इसने बना दिया गवर्नर। आज टाइम देता है, चलो इतना तो बता देता हूँ। इसने अंग पर अधिकार करके वहां का प्रशासक या गवर्नर बनाया था अपने बेटे अजातशत्रु, ठीक है ना। मतलब एक पर तो इसने अधिकार किया है, 3 प्रसाद करके अधिकार किया है, और एक और आएगा जहां मित्रता बनाएगा, ये ना जो अभी मैंने पढ़ा था अवंती का राजा प्रदोत करके वहां उससे दोस्ती करेगा। तो एक बार इस बारे में देखो। बिंबिसार में परेशान लोग हैं, ये तो आर्टिकल निकाल गई मनीषा कि क्या पता कब से आ गया यहाँ पर माथा खाने वाला, और बोले जा रहे हैं, सोच नहीं रहा। लेट से थी मैंने क्लास आज तुम्हारी। हाँ क्या बताया मैंने, कुछ नहीं लिखा है अभी तक। हाँ बिंबिसार ने अंग पर अधिकार कर लिया, अंग महाजन पद है ना, बिंबिसार ने अंग पर अधिकार कर लिया तथा अपने बेटे अजातशत्रु को
वहां का प्रशासक या गवर्नर बनाया तथा अपने बेटे अजातशत्रु को वहां का प्रशासक या गवर्नर बनाया ठीक है। बाकी पढ़ेंगे कल। पढ़ के आना कुछ सुना कि लिखा है कमी ऐसा है ना या इतना लिखा है ना आज तक। हाँ लिखा है कमी है क्या कोई ना